हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग देखा, हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर स्टडी किया जिसमें हमने रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे फर्स्ट। प्रेफरेंस शेयर आपको पता है, प्रेफरेंस शेयर पे क्या देती है कंपनी? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी बेटा दो टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। अब रिडीमेबल और इरिडीमेबल जो आपने कॉस्ट ऑफ डेट में समझा था वही मीनिंग है, बट फॉर्मूला आइए रिडीमेबल का पहले हम देखते हैं। केपी इक्वल्स पीडी प्लस आरवी माइनस बीओ अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस बीओ अपॉन 2 इंटू 100। आपको लग रहा होगा सर ये तो फॉर्मूला बिल्कुल कॉस्ट ऑफ डेट के जैसा है जैसे रिडीमेबल किया था। हाँ बेटा, बिल्कुल ये उसके जैसा ही है। क्यों उसके जैसा है? सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है? जो कंपनी इंटरेस्ट देती है डिबेंचर्स पे या डेट पे, उस पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इट्स इन द नेचर ऑफ अ फिक्स कॉस्ट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन डिविडेंड्स चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स पे हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स पे हो, उनको कहते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड कब दिया जाता है? टैक्स देने के बाद। एक चीज जो अब हम यहां डिस्कस करने लगे हैं, जो हमारे लिए यहां नहीं होगी, वो क्या है? वो है बेटा व्हाट इज दिस पीडी। बच्चों पीडी है बेटा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। जैसे अगर कंपनी कहती है कि कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सपोज प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1 लाख रुपीस के, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है? ये रेट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी को कितना देना है इन टोटल? 1 लाख पे 10%, दैट इज 10,000। ये तो हो गया टोटल। बट हमारे को यहाँ क्या लेना है? हमारे को लेना है एक शेयर पे। सपोज एक शेयर 100 रुपीज का, सपोज 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। सपोज एक शेयर 100 रुपीज का है और कंपनी को डिविडेंड देना है 10%, तो कंपनी कितना डिविडेंड देगी? 100 रुपीज का 10%, दैट इज 10 रुपीज। तो बाकी आरवी का मतलब वही रिडीमेबल वैल्यू जो कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे देगी, और रिडम्पशन के टाइम कितना पैसा देगी, चाहे एट पार या एट प्रीमियम, है ना। बीओ का मतलब वही नेट प्रोसीड्स, मैंने आपको बताया था, आप याद करो, हमने क्वेश्चन किया था, द कंपनी रियलाइज्ड 97 रुपीज पर डिवेंचर, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स या हमारे पास कितना पैसा आया एट द टाइम ऑफ इशू एन, क्योंकि फिर वो बात आ गई रिडीमेबल है। रिडीमेबल है तो क्या मतलब है? नीचे आ गई लाइफ ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स, कि वो कितने टाइम बाद कंपनी उसे रिडीम करेगी। फिर नीचे सेम आरवी प्लस बी अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो हो गया रिडीमेबल का। अब हम आते हैं इरिडीमेबल पे। फिर वही बात, जैसे हमने कहा था कि डिवेंचर्स के केस में जब हमने कैलकुलेट किया था वहां पे भी एन नहीं था, यहाँ पे भी एन नहीं है। इरिडीमेबल का हो गया बेटा केपी इक्वल्स पीडी अपॉन बीओ इंटू 100। फिर वही पीडी का मतलब फिर वही है बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। बीओ का मतलब वही नेट प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू, कंपनी के पास आज इशू करने पे कितना पैसा आया, इंटू 100% करें। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए किसके? रिडीमेबल के और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। B Limited has issued 10% preference shares। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। 10% हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। क्या हो गया? रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू। कितना है उसका? पार वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपीज। द शेयर इज रिडीमेबल एट पार। देखो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, क्वेश्चन ने और भी बता दिया। क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी जो
प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी वो किस पे करेगी? पार पे। पार मतलब 100 रुपीज में वापस करेगी आफ्टर 8 ईयर्स। मैंने आपसे कहा था, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लाइफ दे रखी होगी इट इज ऑलवेज रिडीमेबल इन नेचर। तो हमारी लाइफ कितनी है इसकी? 8 ईयर्स। अच्छा, अब एंड द इशू एक्सपेंसेस ऑफ 5%। देखो उसने फिर ट्रिक खेल दी। याद करो मैंने डिबेंचर्स वाले चैप्टर में आपको बताया था टॉपिक में कि जब भी आपके पास इशू एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे? सोचो, वो हमेशा कैलकुलेट होंगे आपके फेस वैल्यू पे, राइट? अब उसने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एक बार बच्चों आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं फिर बोल देता हूं, फिर हम 1-2 मिनट रुक के फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से रीड कर रहा हूं। बी लिमिटेड हैज इशूड 10% preference shares of ₹100 each. The share is redeemable at par after 8 years. What are and the issue expenses were 5%. What is the cost of preference share capital? टैक्स रेट नहीं है, टैक्स रेट नहीं है, याद रखना, ढूंढना भी मत, क्योंकि आपको बताया प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो दिया जाता है टैक्स देने के बाद। सो बेटा ये हमारा फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब इन टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पीडी हमने बताया था, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, 100 रुपीज का शेयर, 10% रेट ऑफ डिविडेंड, तो ₹10 आ गया आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। आरवी रिडीमेबल वैल्यू, आपको एग्जाम्पल ने कहा है एट पार मतलब 100 रुपीज। बीओ मतलब जो पैसा आपने इशू पे एज अ कंपनी आपने इशू पे उसको रिसीव किया, तो 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू है। उसने बोला है इशू एक्सपेंसेस का दूसरा वर्ड क्या बताया था? फ्लोटेशन कॉस्ट, वो कितनी है? 5%, और वो कैलकुलेट होगी किस पे? फेस वैल्यू पे। सो 100 - 5 इक्वल्स ₹95, एंड उसके बाद n इक्वल्स टू 8 ईयर्स, राइट? यहां तक हो गया। अब हमने इसको इस फॉर्मूले में डालना है। देखिए हमने वैल्यू डाली है KP इक्वल्स 10 रुपीज, PD RV 100, 95/8 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 100 + 95 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ₹10 + ₹5/8 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100, सो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 10.8%। सो हम अपना ये टॉपिक अब यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला जो है हम शुरू करेंगे क्या? एग्जाम्पल रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आइए तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक बताऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालना। सो आज के सेशन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हम इक्विटी शेयर्स भी करेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी सीखेंगे। ठीक है, सो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने अभी फॉर्मूला भी देखा था। फॉर्मूला था आपका KP इक्वल्स टू PD अपॉन BO इंटू 100, है ना? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स लिमिटेड ने क्या किया? इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर of face value of ₹100 each। ठीक है, क्लियर?
calculate cost of preference shares when issue expenses are 5%। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास पीडी चाहिए, बीओ चाहिए, 100 एक मिनट में निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। अब पीडी क्या है? पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, पीडी इक्वल्स टू 10% ऑफ ₹100, दैट इज ₹10। और बीओ क्या है? बीओ इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर आपका एक्सपेंस है, और एक चीज याद रखना आगे के लिए भी, जब भी इश्यू एक्सपेंसेस होंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। टू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी, राइट। अब बीओ हो जाएगा आपका ₹100 माइनस 5% ऑफ ₹100, सो इक्वल्स टू ₹100 माइनस ₹5, सो बीओ आ गया बच्चों ₹95। अब फाइनली हम इसको अपने फॉर्मूले में डालते हैं, राइट, और देख लेते हैं। केपी इक्वल्स, देखिएगा बेटा, पीडी दैट इज ₹10 डिवाइडेड बाय बीओ दैट इज ₹95, ये हमने निकाला, इंटू 100। बेटा इसको सॉल्व करके आएगा रुपीज, आपका परसेंटेज में आ जाएगा, अब ये आपका फाइनल आ जाएगा 10.52%, राइट। सो अब आपका ये फाइनल आंसर आ गया 10.52%। सो दिस कंप्लीट्स आवर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बच्चों स्टार्ट करेंगे समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। बच्चों अभी तक हमने जो डिस्कस किया वहां पर हमारे पास परसेंटेज थी, डेट की परसेंटेज थी, प्रेफरेंस की परसेंटेज थी, लेकिन इक्विटी की परसेंटेज नहीं होती है फिक्स। आप पूछेंगे सर इक्विटी की परसेंटेज फिक्स क्यों नहीं होती है? आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE। बच्चों इक्विटी की परसेंटेज फिक्स क्यों नहीं होती है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड ओनर्स की रिटर्न फिक्स नहीं होती है। आपके डिबेंचर्स हैं, आपको पता है कि उनको आपने इतना पे करना ही करना है, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपको पता है उनको इतना आपने पे करना ही करना है, बट इक्विटी को कितना पे करना है पता ही नहीं है। लेकिन इक्विटी की रिटर्न डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा होती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बेटा फाइनेंस में हमारे पास एक टर्म होती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले क्या हैं? दे आर दी ओनर्स, और वो क्या कर रहे हैं? वो रिस्क ले रहे हैं। वो रिस्क ले रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, राइट। क्या ध्यान रखना है? कि इक्विटी की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी किससे? डेट और प्रेफरेंस से। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स एंड उसके लिए हमारे को रिटर्न कैलकुलेट करनी है। बच्चों आज हम पहले एक सिंपल वाला फॉर्मूला कर रहे हैं केई का, जिसको आप अगर बुक्स में देखेंगे तो वो कहेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल काइंड, राइट। तो केई का फॉर्मूला क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। व्हाट इज केई? केई तो हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ध्यान से सुनिएगा एक कंपोनेंट को। बच्चों जब भी आप एक कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं या इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप
डिविडेंड तो चाहते ही हैं बट साथ में आप अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं। इसीलिए जब आप ये देखें, ये जो जी है, व्हाट इज दिस जी? दिस जी इज ग्रोथ रेट। क्योंकि आप ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करें, और रिटर्न कब जनरेट होगी? लॉन्ग टर्म। इसलिए इक्विटी में रिस्क है, इक्विटी वाले ओनर्स हैं, राइट। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, व्हाट इज D1 एंड व्हाट इज पीओ। पहले हम पीओ की बात कर लेते हैं बच्चों। पीओ है करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। क्या है बेटा? करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। जिस रेट पे आप उस शेयर को खरीदेंगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, D1। ये क्या है इसको समझ लेना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अगर गलत हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्हाट इज D1? D1 है, अगर मैं एक बात करूं, एक टाइमलाइन बनाऊं 0 और 1, तो D1 है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद, राइट। सो D0 दो टर्म्स आएंगे अब, D0 और D1, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो D1 क्या है? पहले थियोरेटिकली बुक्स में क्या देखा? डिविडेंड एक्सपेक्टेड, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड। क्या बोला? डिविडेंड एक्सपेक्टेड, फ्यूचर टेंस, जो डिविडेंड अभी मिलना है, जो डिविडेंड अभी एक्सपेक्टेड है, जो डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर लिखा है डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ध्यान से सुन लो, डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मतलब पास्ट टेंस बच्चों, वो है हमारा D0, वो है हमारा D0, राइट। सो D1 इज डिविडेंड जो अभी कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा। आपने आज डिविडेंड ले लिया, आज का डिविडेंड हो गया मतलब 0 पीरियड। आज से 1 साल बाद डिविडेंड क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा में आपको क्या कंसिडर करनी है? ग्रोथ। तो क्वेश्चन में मैं फिर बोल रहा हूं, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, अगर लिखा है डिविडेंड एक्सपेक्टेड, सिंपली बेटा D1 लिख देना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या डिविडेंड एक्सपेक्टेड, या कंपनी कहती है कंपनी विल डिक्लेयर द डिविडेंड, दैट इज D1। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मतलब D0 गिवन है, तो आपको उसमें क्या निकालना पड़ेगा? D1, दैट इज D0 1 प्लस G, राइट। D0 1 प्लस G। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कंपनी ने 12 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब वो कहती है कि हमारा जो है ना ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, हम ग्रो करेंगे कितने से? हम ग्रो करेंगे 5% से। ये क्या है? 12 क्या है आपका? 12 है बेटा डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, दैट इज D0। और ये क्या है? ग्रोथ रेट। अब क्या निकालना पड़ेगा? D1। D1 कैसे निकालोगे? आ जाओ, D1 निकालोगे आप, D0 12 ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट 5% है, 5% को आप लिख सकते हैं 0.05 इक्वल्स टू 12 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 12.6%। ये लीजिए, ये आपका निकल के आएगा D1। तो याद रखना, वाई द रेट ऑफ इक्विटी इज नॉट स्पेसिफाइड, वाई इट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि उसमें रिस्क होता है, और हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। कंपनी को रिस्क लेके जो शेयर होल्डर को अर्न करना है, तो शेयर होल्डर है ना ओनर्स, लोगों की नजरों में कंपनी है, लेकिन कंपनी किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को रिस्क लेना है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इसलिए उनकी रिटर्न फिक्स नहीं होती है, उनको हमारे को इस वे से कैलकुलेट करके वैल्यू निकालना पड़ता है। सो सिर्फ एक मेन चीज याद रखना,
दैट इज D1, राइट। सो अब हम इस क्वेश्चन को वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड इक्विटी शेयर इज कितना, 125 रुपीज। उसने करंट मार्केट प्राइस आपको दे दिया एंड द डिविडेंड एक्सपेक्टेड अ ईयर हेंस, डिविडेंड एक्सपेक्टेड अ ईयर हेंस, ये क्या है, D0 या D1? ये है, जल्दी जल्दी बोलो अपने माइंड में, D1, क्योंकि क्या लिखा उसने, डिविडेंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 8%। तो दोबारा एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड इक्विटी शेयर इज 125, मतलब उसने हमारे को क्या दे दिया, उसने हमारे को P0 दे दिया ₹125 एंड द डिविडेंड एक्सपेक्टेड अ ईयर हेंस इज ₹12। उसने हमारे को D1 भी निकाल के दे दिया। अब ये ना एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या स्टूडेंट लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, फिर सोचता है कि ये D1 है, D0 है। बिल्कुल मत घबराना, सिर्फ ये याद रखना, डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज D1। Calculate the cost of equity capital if the dividend is expected to grow at a constant rate of 8%. फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, KE equals to D1 by P0 plus G। D1 ₹12, P0 125, G equals to 8% और 0.08। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो, ध्यान से सुन लो, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या इश्यू एक्सपेंसेस हो तो उसको करंट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देना। अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं, KE equals 12 rupees divided by 125 rupees प्लस ग्रोथ रेट दैट इज 0.08। तो इसको सॉल्व करके आया 0.096 प्लस 0.08 और आया 0.176 और 17.6%। तो बच्चों ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहां से एक चीज और आती है कभी कभार एग्जाम में, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, एग्जाम में बच्चों कभी कभार आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछ सकता है। कैसे, आइए मैं आपको बता दूं। बच्चों हमारा फॉर्मूला है KE equals D1 by P0 plus G। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे इसमें P0 कैलकुलेट करके दीजिए, राइट, तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, KE, G को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, KE माइनस G इक्वल्स D1 अपॉन P0, ठीक है, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P0 KE माइनस G इक्वल्स D1, लॉजिक हो गया। अब फाइनली ये लो आंसर, प्राइस निकालना है तो D1 अपॉन KE माइनस G। सो बच्चों ये है तरीका, अगर आपको एग्जाम में क्या निकालने को आ जाए, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया D1 अपॉन KE माइनस G। अब हम आज के सेशन का लास्ट टॉपिक करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। आइए स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, KR। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये हो गया बेटा आपका KR, राइट। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको दो वेज से निकालेंगे, पहले मैं लिखता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं आपको। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा बेटा न्यू इक्विटी
शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना बच्चों, रिटेन अर्निंग्स मतलब मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिटेन अर्निंग्स किसकी है? रिटेन अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। आप कहेंगे सर रिटेन अर्निंग्स तो कंपनी की बैलेंस शीट में आती है। मैं कहूँगा हाँ, तो कंपनी की बैलेंस शीट में है रिटेन अर्निंग्स एज पार्ट ऑफ क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट कंपनी किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो अब अगर वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है, पुरानी शेयर कैपिटल आपके पास है, तो ध्यान से देखिएगा, इस केस में आपका जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन अदर वर्ड्स, जो इक्विटी की कॉस्ट है उसी को आप क्या मान लेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर रिटेन अर्निंग्स। लेकिन जब नई इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करोगे बच्चों, ध्यान रखना, आपको पता है जब भी आप नए शेयर इश्यू करोगे, प्रोस्पेक्टस होगा, ब्रोकरेज कमीशन, सब खर्चे होंगे, तो खर्चा होने से आपको पता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस होने से कॉस्ट बढ़ गई, सो एज अ रिजल्ट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सो इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स कंपनी की, और कंपनी किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो कंपनी के पास अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो KR इक्वल्स टू K, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, और अगर नई इक्विटी शेयर इशू होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो रिटेन अर्निंग से ज़्यादा होगी। सो अभी हम अपना चैप्टर यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।